हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एक नई क्लास के साथ फिर से हाजिर हूं और आज की यह क्लास 23 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट प्रश्न यहां पर लिए हैं मैंने। जैसा कि आप सभी को पता है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर मैथ्स के यानी 2021 में जो एसएससी जीडी की परीक्षा हुई थी उसमें जो मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे उनका शिफ्ट वाइज हल मैं करा रहा हूँ। डेली एक एक शिफ्ट को मैं सॉल्व कराता हूँ और यह क्लास आपको डेली शाम को मिल जाती है। और डेली क्योंकि कंटिन्यू आप किसी चीज़ में अगर लगे रहते हैं तो आपकी सक्सेस निश्चित है। इसीलिए यहाँ पर डेली कंटिन्यूटी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम आपको देना हो, अगर आपको उसका पैटर्न पता है, आप उसके प्रीवियस ईयर सेट को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हेल्प ही मिलेगी और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी की रीजनिंग का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2021 के ही, वह भी मैं सॉल्व करवा रहा हूं और इस क्लास की यह क्लास जो है आपको सुबह 7 बजे डेली मिलती है। ठीक है, तो इस क्लास की वीडियो आपको सुबह 6 बजे डेली मिल जाती है। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग पर भी आपको फोकस करना है और इसके लिए आपको डेली सुबह 6 बजे वाली क्लास में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? एक फल विक्रेता ने 520 रुपये प्रति 10 किलोग्राम के मूल्य पर 30 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने उनमें से 60% सेब 60 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचे और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष सेबों का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होना चाहिए? देखिए, अगर 10 किलोग्राम खरीद रहा है 520 रुपये में, तो 1 केजी या फिर 30 केजी टोटल कितने में खरीदा होगा? अगर 520 रुपये में 10 केजी चावल खरीद रहा है कोई, तो सेब खरीद रहा है कोई, तो 30 केजी सेब खरीदने में कितने रुपए लगेंगे? 0, 3 दूनी 6, 3 पची 15, 1560 रुपये टोटल लगेंगे इसे। और इनमें से 60% सेब यानी 30 केजी है ना, तो 30 केजी का 60% निकालें, कितना होगा? बटे 100, तो छतरी का कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 केजी सेब कितने में बेचेगा? 60 रुपये प्रति केजी में बेचेगा। अगर 18 केजी 60 रुपये प्रति केजी में बेचेगा तो कितने में बिकेंगे? 6 अट्ठे 48, 6 कम 6 4 10, 1080 में बिकेंगे। ठीक है, उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह टोटल जो बेचेगा 1560 में खरीदा है तो बेचेगा कितने में? विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 1560 में यहाँ पर खरीदा है सेबों को, बेचेगा कितने में? 20% के लाभ पर यानी 120% में, बटे 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 12 छक्के 72, हाथ से लगे 7, 12 पंचे 60 और 7 67, हाथ से लगे 6, 12 कम 12 और 6 18, 1872 रुपये यहाँ पर इसका एसपी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि शेष सेबों का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर बेचे कितने में? 1080 में बेच दिए हैं 18 किलोग्राम सेब। अब बचा कितना सेब है? तो 12 केजी सेब बचा हुआ है। ठीक है, अब ये जो 18 किलोग्राम बेचा है 1080 में बेचा है, अब कितने में बेचना है? तो 2 और 9 इधर आएगा 7, 792 रुपये अभी और चाहिए, क्योंकि 1080 रुपये तो कमा लिए उसने और 20% के लाभ पर बेचना है तो 1872 रुपये में बेचना होगा। 1080 रुपये तो उसे मिल चुके हैं, अब बचे कितने? 792, यानी 12 केजी जो सेब है, 12 किलोग्राम सेब, वह 792 रुपये के बिकेंगे। प्रति केजी सेब का रेट क्या होना चाहिए? तो 1 केजी सेब क्या होगा? 792 बटे 12, तो 12 छंग 72 और कितना आ जाएगा? 7, फिर से 12 छंग 72 यानी 66 रुपये प्रति केजी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष 18 दिन में पूरा कर लेंगे?
20 पुरुष MDH/W लगा देंगे, ठीक है। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2 वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। 20 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 36 दिनों में पूरा कर रहे हैं। और वह काम क्या है? काम मान लेते हैं एक है, 1 यूनिट काम है। 20 पुरुष 36 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। उसी कार्य के 3/4 भाग को, कार्य कितना है? 1 था, 1 का 3/4 भाग क्या होगा? 3/4 होगा। भाग को कितने पुरुष? तो x पुरुष मान लेते हैं, कितने दिन में पूरा करेंगे? 18 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या निकालनी, यानी x का मान यहाँ से निकालना है। 18 से काट देंगे, 18 दूनी 36, 4 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे रहेगा, 4 इधर ऊपर आ जाएगा। या फिर इस 3/4 को बटे में है ना, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 20 दूनी 40 गुणित 3/4, क्योंकि 3/4 इधर भाग में है, बटे में है तो गुणा में चला जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 4 से कटेगा 10, 10 तियां 30। x बराबर कितना आएगा दोस्त? 30 आएगा। यानी कितने पुरुष? 30 पुरुष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक लड़की अपनी सामान्य चाल की 3/5 से चलते हुए अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचती है। उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना है? देखो दोस्त, यहाँ पर जो स्पीड है ना, उसका रेशियो दिया गया है, स्पीड का रेशियो दिया गया है। सामान्य चाल उसकी कितनी है? लड़की की 5, और वह चलती कितनी है? 5 का 3/5 यानी 3 यूनिट में चलती है। तो जो टाइम है उसका, टाइम का रेशियो क्या लगेगा? 3, 5। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस समान है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो अपोजिट होता है टाइम के रेशियो के, ठीक है। स्पीड जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुँचती है। यहाँ पर देखिए कितना समय ज़्यादा लिया है? 2 यूनिट समय ज़्यादा लिया है। पहले 3 यूनिट समय था, 5 यूनिट ज़्यादा ले रहे हैं। तो 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुँचती है, यानी 2 यूनिट बराबर 1 घंटे, और 30 मिनट को क्या लिख लेंगे? 1/2 घंटे। तो 2 1 कम 2 1 3, यानी 3/2 घंटे आ जाएगा। और 1 यूनिट का अगर मान निकाले तो कितना आ जाएगा? 3/2 1 कम 2 1 3, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना है? सामान्य समय कितने यूनिट है? 3 यूनिट है, तो 3 का मान निकालेंगे। 3 3 9, 9/4 यानी 4 दूनी 8, 1 बचेगा /4, ठीक है। तो 2 घंटे, और 1/4 घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे तो 1/4 गुणे क्या कर देंगे? 60, 15 चौको 60, यानी 2 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है। उनके व्ययों का अनुपात 13:15 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात करो। इसमें क्या लगाएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। आय का रेशियो क्या है? 7:9 ए और बी की, और व्यय का रेशियो क्या है? 13:15। आय का मतलब होता है कि टोटल कमाई कितनी है, और व्यय का मतलब उसमें से टोटल खर्चा कितना है। तो अगर टोटल कमाई में से खर्चे को निकाल देंगे तो बचेगा क्या? बचत। और बचत ए की कितनी है? 9,000, और बी की कितनी है? 15,000, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। 13 गुणित 15,000 माइनस 9 गुणित 15, ठीक है। 9,000 गुणित 15, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखें, 13 गुणे कितना होगा? 15,000, 13 गुणित 15,000 माइनस 9,000 गुणित 15। अगर यहाँ से हम 15,000 को कॉमन कर लें तो बचेगा कितना? इधर 13 माइनस 15, और 1,000 कॉमन हो जाएगा 9। 9 में से 13 में से 9 घटेगा 4, यानी 15 चौको 60, कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 60,000। और इधर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। 15 7 105, और 13 9 117, ठीक है। तो 117 में से 105 घटेगा, कितना आ जाएगा? 117 माइनस 105, ये बराबर इसके होगा। 117 में से 105 घटेगा तो 12 यूनिट बराबर कितना है? 60,000। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 12 पंचे 60, यानी 5,000।
पूछा जा रहा है कि ए की आय कितनी है। ए की आय कितनी है दोस्त, 7 है, तो 7 यूनिट बराबर 7 पंचे 35,000। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, 35,000 ए की टोटल आय होगी। ठीक है। एक निश्चित धनराशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8,094 हो जाती है। समान राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 6 सही 2/3 वर्ष में कितनी होगी। देखो ब्याज की दर समान है, केवल यहाँ पर वर्ष बढ़ेगा, तो हमें देखना है कि ब्याज कितना बढ़ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो 4 वर्षों बाद दी जा रही है राशि दी जा रही है, यानी अमाउंट दिया जा रहा है, मिश्रधन दिया जा रहा है। मिश्रधन कितना हो रहा है, 8,094। अब एक चीज बताइए, अगर 10.5% की ब्याज दर है और 4 वर्ष तक ब्याज मिले तो ब्याज मिलेगा कितना, क्योंकि साधारण ब्याज है, हर साल बराबर मिलेगा। तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4, यानी यहाँ पर कितना मिलेगा, 42% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 4 वर्षों में। और 6 सहित 2/3 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, 10.5 गुणे 36 का 18 2 20/3। कितना ब्याज मिल जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 25 15, 35 दूनी 70, यानी 70% का ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब 42% का ब्याज मिल रहा है तो 42% का ब्याज मिलने पर कितना हो जाएगा, मिश्रधन 142% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मूलधन कितना रहता है, 100%। तो 142 यूनिट बराबर कितना है, 8,094। और निकालना क्या है, मिश्रधन यहाँ पर कितना होगा, 170 यूनिट होगा। 170 यूनिट का मान निकालना है, तो 170 यूनिट बराबर 8,094 बट्टे 142 गुणे 170। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 0 2 चौको 8, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2। 71 से काट देंगे तो 7 पंचे 35 और आएगा 350, 355 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, 49। ठीक है, तो 7 सत्ते 49, यानी यहाँ पर 7 बार जाएगा। कितना आ जाएगा, 57 गुणे 170, 57 गुणे 170। 17 सत्ते 119, 9 हाथ से लगे 11, 17 5 85 और 11 कितना होगा, 96, मतलब 9,690। यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 15 घंटों में, बी उसी काम को 30 घंटों में कंप्लीट कर सकता है। ए द्वारा 5 घंटे काम करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। शेष काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। 30 ए की क्षमता 15 दूनी 30, बी की क्षमता 1, कितने घंटे, 5 घंटे काम करता है ए अकेला, तो 5 दूनी 10 काम कंप्लीट कर लेता है। अब शेष काम बचा कितना है, 2, 0 यानी 20। अब बी भी शामिल हो जाता है, तो बी का और ए जब शामिल हो जाएगा तो दोनों की क्षमता कितनी है, 2 1 3। या 20 काम को करने में टोटल कितना समय लगेगा, तो 20/3 कितना आ जाएगा, 3 छंग 18, 2/3 और 2/3 को मिनट में बदल लेंगे, 60 से गुणा, 3 दूनी 6, यानी 6 घंटे और 2 दूनी 4, 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। किसी पिग्गी बैंक में 1 के सिक्के, 2 के सिक्के और 5 के सिक्के, 1 2 और 5 रुपए के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है। यदि पिग्गी बैंक में कुल राशि कितनी है, 860 रुपए है। तो 5 के सिक्के कितने हैं ये बताना है। 5 के सिक्के ये हैं और यह कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। अब ये टोटल कितने रुपए हो रहे हैं, 860। अगर देखिए 1 का सिक्का 5 यूनिट है तो टोटल रुपए कितने, 5 एकम 5 प्लस, अगर 2 के सिक्के 9 यूनिट है तो 9 दूनी 18 रुपए होंगे, प्लस 4 पंचे 20 रुपए होंगे। यह टोटल जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13 के 3, हासिल लगा 1 3 1 4, 43, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 43। और 43 यूनिट बराबर कितना है दोस्त, 860 है। 43 यूनिट बराबर 860 रुपए। 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 43 दूनी 86, यानी 20 रुपए। सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है,
सिक्कों की संख्या बतानी है और सिक्कों की संख्या कितने यूनिट है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर 4 दूनी 8 यानी 80 सिक्के होंगे। और अगर 80 सिक्कों को 5 से गुणा करा दें तो कितना होगा, 8 पंचे 40 यानी 400 रुपये जो हैं वह 5-5 के सिक्कों द्वारा एकत्रित किए गए हैं। और जब 400 को 4 भाग कर देंगे 80 से तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 4-4 के सिक्के कितने हैं, 80 सिक्के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि 7 अंकों की संख्या 5, 7, 2, 8, 2, P और 9 कितने अंकों की है, 7 अंकों की, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो 11 माइनस P। 11 माइनस P का मान ज्ञात करो जहां P जो है वह 0 से बड़ा है। तो सबसे पहले P का मान निकालेंगे और 11 से विभाजितता कैसे चेक करते हैं, इकाई यानी सम स्थान पर जो अंक है और विषम स्थान पर जो अंक है उनको योग करेंगे और फिर उनका अंतर निकालेंगे। तो 9 और 2 11, 11 2 13 और 13 5 18, 8 7 15 प्लस P 15 प्लस P। तो P का मान ऐसा रखना है कि यहाँ पर 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए। तो अगर 0 लाना है तो यहाँ पर P का मान क्या रखना पड़ेगा, 3। 15 3 18 हो जाएगा, 18 माइनस 18 0। तो P बराबर क्या आया है दोस्त, 3 आया है। और मान किसका बताना है, 11 माइनस P का। तो 11 माइनस 3 कितना होगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। x अनुपात y 5 अनुपात 8 दिया गया है तो 4x माइनस 3y अनुपात 4x माइनस 7y का मान ज्ञात करना है। देखो जब इस तरह का प्रश्न है तो हमें केवल x की जगह पर 5 और y की जगह पर 8 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि x अनुपात y बराबर कितना है, 5 8। अगर x 5 है तो y कितना है, 8। x की जगह पर 5 रखेंगे तो कितना होगा, 5 चौको 20 माइनस 8 त्रिका 24 अनुपात 4x 4 पंचे 20 माइनस 7y 7 अट्ठे 56। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 4 अनुपात, यहाँ पर कितना बचेगा 6 3 माइनस के 36। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 ने 36, 1 अनुपात 9 यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे सरल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। बताइए फटाफट से क्या होगा इसमें आंसर। 8 माइनस 4 भागित 8 और ऑफ लगा है ना तो इसको गुणा करा देते हैं। 8 त्रिका 24 यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 24 आ जाएगा प्लस 7 और भागित 7 ऑफ साफ लिखा हुआ है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 1 भागित 6 प्लस 3 गुणे 6 और एक भाग की जगह पर गुणा लगाएंगे, 3 को ऊपर लिख लेंगे, गुणे 3 और गुणा यहाँ पर कितना है, 1/6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1/6 आ जाएगा प्लस 7 का 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा और भागित में 6 लगा हुआ है तो 7/6 आ जाएगा प्लस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 तरफ का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 ले लेते हैं एलसीएम और जब 6 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 छंग 48 48 माइनस 1 प्लस 7 और यहाँ पर प्लस 9 छाके 54। अब इन सबको जोड़ लेंगे, कितना जगह, 4 7 4 11 और 11 में से 1 गया, 10 10 8 18 के 8 हाथ से लगाए 6 4 10 10 और 8/6, 6 कम 6 और बचेगा कितना, 4। तो 6 अट्ठे 48 यानी टोटल कितना आ गया है, 18 आ गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। 16 संख्याओं का औसत 24.5 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 20.5 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4 है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है, 20.5। कितना कम है, 24.5 से 4 कम है यानी 6 चौको 24 टोटल यहाँ पर कम है। कम कितना है, 24 कम है औसत से।
5 संख्याओं का औसत 32.4 है। 32.4 24.5 से कितना ज़्यादा है, तो इसमें से 24.5 को घटा देंगे, कितना आएगा 9, और 4 8 4 11 सॉरी 8 4 12 यानी 7 यहाँ पर आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 7.9 आ जाएगा। ठीक है, तो 7.9 अधिक है, लेकिन कितनी संख्याओं में, 5 संख्याओं में। तो टोटल कितना अधिक है, 5 9 45, 5 7 35 और 4 कितना होगा 39, तो 39.5 यहाँ पर प्लस है। शेष संख्याओं का औसत 24.5 से कम होगा या ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखेंगे इनका औसत कितना है, ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है 5, 9 में से 4 गया तो 5, और 3 में से 2 गया तो 1, 15.5 ज़्यादा है, लेकिन संख्याएं कितनी बची हुई हैं, 6 5 11 संख्याएं कितनी बची हैं, 5 संख्याएं और बची हैं, और 5 संख्याओं का औसत कितना ज़्यादा है 15.5। इसका मतलब जो 5 संख्या हैं उनका औसत में से टोटल 15.5 कम होगा, यानी औसत में कितना कम होगा, 5 से भाग कर देंगे, 5 3 15, 5 1 5। 24.5 में से 3.1 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 4 1 2, यानी 21.4 ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना किया जाता है तो इसका परिमाप कितना गुना हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यह आयत है, इसकी लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो इसका परिमाप क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको भी दोगुना कर दिया जाए, इसको भी दोगुना कर दिया जाए 2x और 2y, तो फिर परिमाप क्या होगा, 2 इंटू 2x प्लस 2y। तो यहाँ से भी 2 कॉमन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 x प्लस वाई, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 x प्लस वाई। तो देखें क्या पूछा जा रहा है कि इसका परिमाप कितना गुना होगा। परिमाप पहले कितना था 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अब कितना है 4 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कितने गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है। तो 2 गुना यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है कि 18 मीटर और 50 मीटर की विमा वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है 18 और चौड़ाई कितनी है 50। तो ए बराबर क्या होगा, भुजा पूछी जा रही है, अंडर रूट 18 को सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18 प्लस 50 को तोड़ लेंगे तो 2 गुणे 25। ए बराबर कितना आएगा 9, रूट के बाहर आएगा 3, 2 और 2 ये रूट के बाहर आएगा तो 2, और ये 25 का कितना आएगा 5, 5 दूनी 10 3 30, यानी ए बराबर कितना है 30 मीटर आ गया है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है दोस्त, 30 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए के 3 गुने और बी के 4 गुने के परिणामों का औसत 17 है तथा ए के 4 गुने और बी के 3 गुने के परिणामों का औसत 18 है। ए और बी का योग ज्ञात करो। ए का 3 गुना और बी का 4 गुना अगर जोड़ दे तो कितना आएगा 3a प्लस 4b बराबर कितना आएगा 17 दूनी 34, 34 आएगा। ए के 4 गुने यानी 4a और प्लस 3b, परिणामों का औसत 18 है तो 18 दूनी 36, इनका योग कितना आएगा 36 आएगा। ए और बी का योग हमें ज्ञात करना है। अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, आपस में जोड़ दें, यहाँ पर 3a प्लस 4b बराबर 34, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आता है 4 3 7a प्लस 4 3 7 7b बराबर 6 4 10 का 0, हाथ से लगा 1 4 3 7, कितना आएगा 70 आएगा। 7 यहाँ से कॉमन करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना होगा 70 होगा। तो दोस्त a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। a और b का योग पूछा जा रहा है कितना होगा, तो कितना होगा 10 होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर, 70 और 40 का अंतर कितना आएगा 30%, 30% कितना है 135 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है 100% बताना है क्या होगा। 135 बटे 30 गुणे कितना कर देंगे 100, 0 से या 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, 3 पच्ची 15, यानी 450 संख्या कौन सी होगी 450 होगी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि चाल में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दें तो उसी दूरी की 2 सही 4/5 गुनी दूरी को तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखो जी, जो स्पीड दी गई है या कितनी दी गई है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा पहले वाली स्पीड है। बाद में क्या बोला जा रहा है, यदि चाल 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाए। 33 सही 1/3% बराबर क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। यानी अगर पहले 3 है तो फिर कितनी हो जाए, एक वृद्धि हो जाए यानी 4 हो जाए। तो एस का 1/3 कितना होगा, 30 या 90 यानी 30 होगा। और एस जो है बाद में कितना हो जाए, 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। यानी 90 में से 30 और बढ़ जाए, 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाए। काहे में, चाल में। तो स्पीड पहले 90 थी, अब कितनी होगी, बाद में 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पहले यह ट्रेन कितनी दूरी चलती थी, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50 मिनट में, तो 50/60 कर देंगे, यह बन जाएगा घंटा। तो 90 गुणे 50/60 बराबर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी चल रही थी, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। 0 से 0 कैंसिल, 15 छक्के 90, और डिस्टेंस कितना आया है, 15×5 75। दूरी कितनी आ गई, 75 किलोमीटर आ गई है। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि 2 सही 4/5 गुनी दूरी को तय करने में, तो 75 गुणित 5 दूनी 10 4 14/5 दूरी है। ठीक है, डिस्टेंस जो है बाद में कवर करना है वो कितना है, 14/5 गुणित 75। 5 से काट देंगे तो 15, और 15 चौको 60, 15 कम 15 6 21, 210। टोटल डिस्टेंस जो आई है वह 210 किलोमीटर है। और अब बताइए कि 210 किलोमीटर 120 की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, कितना आया टाइम बराबर 4 एक कम 4 और 3/4 घंटे। 3/4 को मिनट में बदल देंगे, 60 से गुणा करा देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, 15 तिया 45, यानी 1 घंटा 45 मिनट यहाँ पर ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी खराबी की वजह से नितिन एक ऊनी जैकेट को उसके क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने जैकेट को 500 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। 100 वाली चीज़ है, 90 में बेचता है। यदि उसने 500 अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता, 115 में बेच देता। यहाँ पर देखिए इनका अंतर कितना आ रहा है, 15 और 10 25 का, और 25 यूनिट बराबर, क्योंकि 25 यूनिट बढ़ा करके बेचेगा ना, तो यहाँ पर कितना बोला जा रहा है, 500 रुपये बढ़ाकर बेचा जाए, तो 25 यूनिट बराबर 500 रुपये के है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 20 रुपये के। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, जैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 1 यूनिट बराबर 20 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना है 100 यूनिट, और 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपये। ऑप्शन 4 सही। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना, सबसे पहले किससे सॉल्व करना है, ऑफ को। तो 1/5 भागित 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 3 बटे कितना हो जाएगा 10, प्लस 1/5 गुणित 5/6, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/6 माइनस 2/3। इसको पलट लेंगे तो 1/5 गुणे 10/3 प्लस 1/6 माइनस 2/3, 5 दूनी 10, 2 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 2/3 यहाँ प्लस में है या 2/3 माइनस का, तो प्लस का और माइनस का 2/3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/6, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जगत ने समान मूल्य की 4 अलमारियाँ खरीदी, उसने उनमें से 3 को 14% के लाभ पर बेच दी। चौथी अलमारी उसने के % लाभ पर बेची। यदि कुल लाभ 15% है तो के का मान ज्ञात करो। के का मान बताना। देखिए अगर टोटल में 15% का लाभ चाहिए और इनमें 3 कितने में बेची, 14% लाभ पर बेची, तो इन तीनों में भी 1% का लाभ चाहिए, यानी टोटल कितना लाभ चाहिए 3% और लाभ चाहिए। ठीक है, इनका 1% यहाँ पर ज़्यादा चाहिए ना, तो 3% यहाँ से चाहिए। और चौथी अलमारी कुल लाभ कितना लेना है 15%, तो चौथी अलमारी अगर 15% के लाभ पर बेची जाए और
15 प्लस कितने परसेंट पर, समझ लीजिए 15 पर बेची जाए तो 15 हो जाएगा चौथी अलमारी का, और उसके बाद इनमें भी 1% इंक्रीज करना पड़ेगा तभी 15% आएगा। तो कितने परसेंट बढ़ेगा, 3%। तो 15 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 18%। तो के का मान क्या होगा, 18% होगा, यानी ऑप्शन तो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, और बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है। सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना बनेगा, 1/10 बनेगा। ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम, यानी कि अगर ए और बी का अनुपात बनाया जाए तो बी के वेतन से 10% कम है ना, बी का अगर 10 है तो ए का कितना होगा, 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, 25% का फ्रैक्शन बनाया तो 1/4। बी और सी का अगर अनुपात बनाया जाए तो बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, यानी सी का अगर 4 है तो बी का कितना है, 3 है। इस 10 को इधर बढ़ा देंगे और इस 3 को इधर बढ़ा देंगे और फिर गुणा करा देंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकल करके आ जाएगा। 10 चौको 40, 10 तियाँ 30 और 9 त्रिका 27। अब पूछा क्या जा रहा है कि सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए के वेतन से कितना अधिक है, 3, 10 13, 13 अधिक है 23 में से, 27 में से गुणे 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1300, और इसको 27 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 2 10, कितना आएगा, 108। इसमें घटा देंगे 2 और 2, 220 आ जाएगा। फिर कितने बार जाएगा, 8 बार लगभग चला जाएगा, तो 8 सत्ती 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 216। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48% लगभग में यहाँ पे सही हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया क्वेश्चन, मान लीजिए x और y 165, 297, 495 के क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ हैं, तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। 165, 297 और 495। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, और क्या है 3, क्योंकि 2 से विभाजित होगा नहीं, तो 3 से विभाजित करेंगे। 3 पची 15, 3 पची 15, और यहाँ पर कितना आएगा, 3 9 27, 3 9 27। आगे क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 पची 15। अब देखिए 3 से यह तीनों संख्याएं विभाजित हुई हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 इन तीनों संख्याओं में कॉमन टर्म है, ठीक है। इसके बाद आगे किससे विभाजित होगा, फिर 3 से होगा, लेकिन इस बार 3 से यह 5 और 5 विभाजित नहीं होगा, तो ऐसे ही लिख लेंगे। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 पची 15, 3 पची 15। फिर एक बार 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 55, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पर कितना आएगा, 55 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 से विभाजित कर देंगे, लेकिन 5 से फिर ये सभी संख्याएं विभाजित नहीं होंगी, क्योंकि यह जो 11 है 5 से विभाजित नहीं होगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर जो एक संख्या बची हुई है, इसे किससे विभाजित करेंगे, 11 से, और 11 से अब देखिए यह तीनों संख्याएं फिर से विभाजित होंगी। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। 3 से यह सारी संख्याएं विभाजित हुई हैं और इस 11 से यह सारी संख्याएं विभाजित हुई हैं। इसका मतलब इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब होता है कि इनमें जो कॉमन टर्म है वो क्या क्या है, 3 और 11। तो 11 तियाँ 33, इनका एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा, 33 आएगा। और एलसीएम क्या आएगा, इन सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, इनका एलसीएम होगा। यानी एलसीएम क्या होगा, ये y की वैल्यू है, y बराबर 33 है एचसीएफ, और x बराबर क्या होगा, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 11। x बटे y निकालना है तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, या फिर 3 त्रिका 9 गुणे 5
गुणे 11 तियाँ 33 बटे कितना कर देंगे 33 कर देंगे x बटे वाई। 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा, 9 पंचे 45 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसको इतना आराम से इतना समझा के आपको इसलिए बताया क्योंकि हमने HCF और LCM इसी में से निकाल लिया है, एक ही बार में से। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, पहले इस तरह से LCM निकालते, फिर HCF निकालते और फिर बटे करते। अब मैंने आपको क्या बताया यहीं पर कि ऐसी संख्या जो इनमें कॉमन है, जिस संख्या से सभी के सभी विभाजित हो जाए, वही क्या होगा, इनका HCF होगा। तो 3 और 11 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनसे यह सबकी सब संख्याएं विभाजित हुई हैं। तो 11 और 3 क्या होगा, इनका HCF होगा। बाकी संख्याएं क्या होंगी, इनकी LCM होंगी। मतलब इन सभी को गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, LCM निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 26,000 की एक धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करने उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। पहले भाग की राशि क्या है। देखें, पहले भाग की राशि मान लेते हैं x है और x में कितना 5% दिया जा रहा है और 3 वर्ष में, क्योंकि साधारण ब्याज पर दिया गया है। ठीक है, 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज क्या होगा, 5 तियाँ 15% होगा। तो और बोला क्या जा रहा है, प्राप्त ब्याज के बराबर है, यानी 15% जो ब्याज प्राप्त होगा यह बराबर है। दूसरा भाग y मान लेते हैं, दूसरे भाग के 6% वार्षिक ब्याज से 4 वर्ष में, तो 6 चौको 24%, तो 24% के बराबर है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 पच्ची 15, 3 अट्ठे 24। x और y का अनुपात बना लेंगे, कितना बन जाएगा 8 5। x अगर 8 है तो y कितना है दोस्त, 5 है। और यहाँ पर टोटल कितना दिया गया है, x और y दोनों भागों का, x प्लस y 26,000 और 8 5 कितना होगा 13 यूनिट। 13 यूनिट बराबर कितना है 26,000 है, तो 1 यूनिट बराबर 13 दूनी 26 यानी 2000 होगा। पहले भाग की राशि ज्ञात करनी यानी x की वैल्यू बतानी, x कितना है 8 यूनिट, 8 दूनी 16,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी वस्तु पर 12% और 10% की दो क्रमागत छूट दी जाती हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3500 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 3500 के विक्रय मूल्य पर 12% की छूट दी जाएगी तो 88% में बेचा जाएगा और 10% की छूट दी जाएगी तो 90% पे बेचा जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य यहाँ से निकल करके आ जाएगा एसपी बराबर कितना आ जाएगा, चलिए देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। 9 चौको 36 और 9 चौको 36 और 3 कितना आएगा 39, गुणे कितना है 7, तो 7 छंग 42, हाँ से लगे 4, 7 ने 63 और 4 67, हाँ से लगे 6, 7 त्रिक 21 और 6 कितना होगा 27, तो 2772 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे 2200 में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है। छूट कितने रुपए की थी। देखिए, जब इसे 2200 रुपये में बेच रहा है ना, तो कितने % का लाभ प्राप्त कर रहा है, 10% का लाभ प्राप्त कर रहा है। यानी कि उसने उस वस्तु को खरीदा कितने में रहा होगा। देखो, अगर मार्क प्राइस यहाँ पर 100 है, इसका अंकित मूल्य 100 है, इस पर छूट मिलेगी 20% की, खरीदेगा कितने में, सीपी जो होगा वो कितना होगा 80 होगा, क्योंकि इसमें छूट कितनी मिली है 20 की। ठीक है, अब 80 है सीपी, तो इसने सीपी में से 80 में से 10% का लाभ प्राप्त किया, यानी 110 में बेचा। सीपी के 110% पे बेचा तो कितने में वस्तु बिकी, 2200 में बिकी है। 0 से ये 0 काट देंगे, 11 दूनी 22, 8 बराबर कितना है 200, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 यानी 25 आ जाएगा।
पूछा जा रहा है कि छूट रुपए में कितनी थी। 1 यूनिट बराबर 25 रुपये है, तो छूट कितने यूनिट है, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट बराबर क्या होगा, 25 दूनी 50 यानी 500 रुपये। तो दोस्त छूट कितने रुपए थी, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 500 रुपये थी। समझ में आया कुछ। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है, मतलब मार्क प्राइस कुछ रहा होगा, 100 रहा होगा मान लेते हैं, तो खरीदा कितने में होगा, 80 यूनिट में खरीदा होगा। यानी कास्ट प्राइस क्या था, 80 था, छूट कितने की थी, 100 में से 20 की छूट थी। और जो कास्ट प्राइस है, लाभ तो इसी में प्राप्त करेगा, सीपी में जितने में खरीदा होगा, जितने में खरीदा इसमें 10% का लाभ ऐड कर देंगे, तो कितने में बेचा है, 2200 में बेचा है, बराबर 2200 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर के आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 25 रुपये के है, तो और छूट पूछा जा रहा है तो 20 यूनिट की छूट थी, 20 बराबर कितना हो जाएगा, 500, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8 सही 1/3 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी बोला जा रहा है। सबसे पहले देखिए समझते हैं कि मान लीजिए प्रिंसिपल जो है वो x हो, तो इसको दोगुना करने के लिए हमें ब्याज कितना चाहिए, एसआई कितना चाहिए, x ही चाहिए। अगर x रुपये मूलधन पर x रुपये का ब्याज मिल जाए तो दोगुना हो जाएगा। और टाइम कितना दिया गया है, 8 सही 1/3, इसे सही टाइम में बदलेंगे तो 8 त्रिक 24 1 25, 25/3 वर्ष। हमको बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, दर क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100। एसआई कितना है x, P कितना है x, और R हमें निकालना है, और T कितना है 25/3 गुणे कितना कर देंगे 100। ठीक है, 25 से कट जाएगा, 25 चौको 100, x से x कैंसिल हो जाएगा। R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर इधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा। यानी R बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 12%। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए कहा जा रहा है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर, मतलब कोई भी धनराशि साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर पर, किस रेट पर 8 से 1/3 वर्षों में दोगुनी होगी। तो दोगुनी कब होगा, जब जितना मूलधन होगा उतना ही ब्याज मिल जाए तो राशि दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मूलधन भी x और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है वह भी x मानेंगे। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लास में मज़ा आया हो, और अगर क्लास में आपको अच्छा लगा है, मज़ा आया है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं, या फिर इंस्टा आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चैनल के अबाउट में मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, उससे आप मुझसे व्हाट्सअप में कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्त, SD यादव बुक का सोल्यूशन मैं करा रहा हूं एक तरफ से टाइप वाइज। डेली सुबह 10 बजे इसकी क्लास होती है। अगर आप मैथ्स में वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी मैथ्स को स्ट्रांग करने के लिए। तो इस क्लास के साथ सुबह मिलेंगे 10 बजे। ठीक है, और रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही हैं, उसे भी रेगुलर ज्वाइन करिएगा आप लोग। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।